इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संसद के स्ट्रक्चर को। भारतीय संसद के स्ट्रक्चर में हाल ही में जम्मू कश्मीर के यूटी बनने के बाद थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। तो क्या परिवर्तन हुआ है उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और यदि आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे जो रेड बटन दिया है उसे दबाकर आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संसद की बात की जाए तो भारतीय संसद द्विसदनात्मक व्यवस्था है। एक सदन कहलाता है इसका राज्यसभा और दूसरा सदन कहलाता है लोकसभा। लेकिन संसद यहां से ही कंप्लीट नहीं होती, इनके लिए कैंडिडेट की आवश्यकता होती है और वो है भारत के राष्ट्रपति। काफी बार एग्जामों में ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय संसद के अभिन्न अंग कौन कौन से हैं। तो भारतीय संसद के जो अभिन्न अंग हैं वो है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इनसे मिलकर ही संसद कंप्लीट होती है। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लेकिन उच्च सदन के साथ साथ ही इसे द्वितीय सदन कहते हैं। और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और निम्न सदन के साथ साथ ही ये प्रथम सदन कहलाता है। राज्यसभा स्थायी सदन कहलाया जाता है और लोकसभा अस्थायी सदन कहलाया जाता है। लोकसभा को दरअसल अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा का अपना खुद का कार्यकाल होता है। क्योंकि काफी बार सुनने में आता है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव था, आने वाले समय में 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे। 17वीं से पहले 16वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं। तो लोकसभा का अपना खुद का कार्यकाल होता है, वो होता है 5 वर्ष का। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है किसी असामान्य स्थिति में। यदि मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। यदि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ खुद रिजाइन दे दे तब भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है 5 वर्ष से पहले। और यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि मंत्रिपरिषद सही से कार्य नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति इसको भंग कर सकता है 5 वर्ष से पहले। लेकिन राज्यसभा के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और वो अपने कार्यकाल को कंप्लीट करते हैं। राज्यसभा का अपना खुद का कोई कार्यकाल नहीं होता। आगे बात करें तो राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 30 वर्ष होती है और अधिकतम कितनी भी हो सकती है, लेकिन न्यूनतम जरूरी है कि 30 वर्ष का व्यक्ति होना जरूरी है। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष का व्यक्ति होना जरूरी है न्यूनतम में, और अधिकतम भी यहाँ पर कितनी भी हो सकती है। कार्यकाल मैंने आपको बताया ये 6 वर्ष का होता है राज्यसभा का। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। चुनाव की बात की जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का, और अप्रत्यक्ष रूप से यानी जनता सीधे वोट नहीं करती। जनता की वोट किसी और के थ्रू डाली जाती है और वो डाली जाती है विधानसभा के सदस्यों द्वारा। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा लोकसभा के सदस्यों के लिए वोट की जाती है। और यहाँ पर जो प्रणाली यूज की जाती है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमण या मत पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये पद्धति होती क्या है? एकल संक्रमण पद्धति, यदि एक कैंडिडेट खड़ा है तो सिंपली एक के लिए वोट कर देते हैं। लेकिन एक से अधिक कैंडिडेट यदि खड़े होते हैं तो वहां पर वरीयता के हिसाब से वोट डाली जाती है कि पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है और तीसरी पसंद कौन है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है कि राज्यों से जितने भी सदस्य जाते हैं उनकी वोट इक्वल करने के लिए उनका मत जो है वो समान रहे। किसी राज्य की जनसंख्या कम है और किसी की ज्यादा है तो समान मत रहे, उसलिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता सिंपली वोट करने जाती है लोकसभा के सदस्यों के लिए। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और वहीं लोकसभा राष्ट्र की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायरमेंट ले लेते। ये शेड्यूल एक ऐसा तैयार किया गया है कि इसके जो कुल कैंडिडेट होते हैं उसका 33% हर 2 वर्ष बाद रिटायरमेंट ले लेता है, या ये कहें कि 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। और अब बात कर लेते हैं भारतीय संसद के स्ट्रक्चर की। केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें चुनी जाती हैं, राज्यों से कितनी सीटें चुनी जाती हैं, और क्या इसका स्ट्रक्चर है, मनोनीत कितने किए जाते हैं और निर्वाचित कितने होते हैं। भारतीय संसद की बात की जाए तो भारतीय संसद को संविधान के भाग 5 में बताया गया है और इसके लिए जो अनुच्छेद आ जाता है वो 79 आता है। वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा 81 में है।
अब देख लेते हैं राज्यसभा के स्ट्रक्चर को। राज्यसभा का स्ट्रक्चर देखिए दो तरीके से बताया गया है, एक अधिकतम सदस्य संख्या और एक वर्तमान सदस्य संख्या। अधिकतम सदस्य संख्या की बात की जाए तो अधिकतम सदस्य संख्या से मतलब ये है कि अधिकतम इससे ज्यादा नहीं हो सकती, जितनी सदस्य संख्या बताएंगे उससे अधिक नहीं हो सकती। और वर्तमान में हमारे पास कितनी सदस्य संख्या है, तो अधिकतम की बात की जाए तो हमारे पास 250 सदस्य संख्या है और वर्तमान में ये सदस्य संख्या 245 है। तो 250 से अधिक नहीं कर सकते, इसके लिए एक बिल पास किया गया था और 2026 से पहले 250 से ज्यादा सदस्य संख्या अधिकतम में नहीं कर सकते। सबसे पहले अधिकतम का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अधिकतम के स्ट्रक्चर में राज्य से कितने सदस्य चुने जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने सदस्य चुने जाते हैं। अधिकतम में देखिए दो तरह से सदस्य आते हैं, एक तो मनोनीत और दूसरे आ जाते हैं निर्वाचित। मनोनीत की बात की जाए तो मनोनीत 12 सदस्य किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। साहित्य, कला, विज्ञान कुछ ऐसे क्षेत्र बताए गए हैं, तो उनसे 12 सदस्य राष्ट्रपति चुनकर मनोनीत कर देता है, इनके लिए चुनाव नहीं होता। निर्वाचन की बात की जाए तो निर्वाचन में 238 सदस्य आते हैं और इनका जो निर्वाचन मैंने आपको बताया था, राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है और इसके लिए जो निर्वाचन करते हैं, वोट करते हैं, वो करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्यों में राज्य से जो सदस्य आते हैं वो आते हैं 229 और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं 8। अब बात कर लेते हैं वर्तमान सदस्य संख्या। तो वर्तमान सदस्य संख्या के अंदर जो मनोनीत है वो 12 ही होंगे जो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं और निर्वाचित जो होंगे वो थोड़े से कम हो जाएंगे, 233 हो जाएंगे। यहाँ पर जो राज्यों से आते हैं वो आते हैं 225 सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 8 सदस्य। और केंद्र शासित क्षेत्र भी कौन कौन से भाग लेते हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं। पहला दिल्ली जिसकी 3 सीटें हैं, पांडिचेरी की 1 सीट है और हाल ही में जुड़ा है जम्मू कश्मीर, इसकी 4 सीटें हैं। तो राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर। अब बात कर लेते हैं लोकसभा के स्ट्रक्चर की। तो लोकसभा का स्ट्रक्चर भी अधिकतम संख्या पर होगा और वर्तमान सदस्य संख्या पर होगा। अधिकतम सदस्य संख्या की बात की जाए तो 552 हो सकती है और वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 545 है। तो यहाँ पर 7 सीटें स्पेयर में है, 7 सीटें बढ़ाई जा सकती हैं 2026 तक। तो ऐसे नहीं है कि 552 से ज्यादा कर सकते हैं, वो 2026 तक का शेड्यूल है, उसके बाद कोई नियम कानून बनेंगे तब ज्यादा संख्या हो सकती है अधिकतम की। सबसे पहले बात कर लेते हैं अधिकतम संख्या की। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि मनोनीत और निर्वाचित। यहाँ पर जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाएंगे और वो किए जाएंगे 2 सदस्य। 2 सदस्य भी एंग्लो इंडियन किए जाते हैं जो विदेशी मूल के भारतीय व्यक्ति होते हैं। अब निर्वाचन के शेड्यूल में देख लेते हैं। निर्वाचन का जो शेड्यूल है 550 का है और इसमें राज्यों से जो आते हैं वो 530 सदस्य चुने जाते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य चुने जाते हैं। वर्तमान शेड्यूल की बात की जाए तो वर्तमान में मनोनीत तो उतने ही रहेंगे 2 सदस्य और निर्वाचन में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, वर्तमान में 543 सदस्य चुने जाते हैं। यहाँ पर राज्यों से जो सदस्य आते हैं वो आते हैं 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सदस्य चुने जाते हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ पर जो सर्वाधिक सीटें हैं वो हैं दिल्ली के पास 7 सीटें, अन्य से अब बन जाती हैं 12 सीटें। तो टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की 19 सीटें हैं।